हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट सब टॉपिक बात करेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रथम विश्व युद्ध और उसमें किस तरीके से जर्मनी पे जो संधि अपमानजनक संधि थोपी जाती है और उसके बाद जो आर्थिक संकट होता है जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद और वाइमर गणराज्य की स्थापना, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट सेशन में और आप वो सेशन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूर्त परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी जर्मनी में, उसी समय रूस में क्या हो रहा था, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी क्या होता है, जर्मनी में भी जो स्पार्टकिस्ट लीग होती है उसने अपने क्रांतिकारियों को क्या कर देती है, अपने क्रांतिकारियों से कहती है कि उस जो है विद्रोह करने की योजनाओं को अंजाम देने लगती है। जो स्पार्टकिस्ट लीग होती है वो अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगती है। किसकी तर्ज पे? बोल्शेविक पार्टी की तर्ज पे। ठीक है, बहुत सारे शहरों में जो मज़दूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे शहर थे तो वहाँ पे मज़दूर और जो नाविक थे उनकी सोवियतें बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत, जो बर्लिन है वहाँ पे जर्मनी में, उसके राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जो वहाँ पे जो समाजवादी होते हैं, डेमोक्रेट्स होते हैं और कैथलिक होते हैं, ये सब मिलकर वाइमर एक स्थान होता है, वहाँ पे इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य, आप कहते हैं कि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया जाता। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं, साम्यवादी और समाजवादी, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, तो उनमें अलगाव हो जाता है और हिटलर के खिलाफ कभी भी वो साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी जो होते हैं, यानी कि जो क्रांतिकारी होते हैं और जो उग्र राष्ट्रवादी होते हैं, दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। ठीक है, तो जो राजनीतिक रेडिकलवादी विचार थे उनको जब 1923 में जर्मनी में आर्थिक संकट चल रहा था तो उस टाइम उनको और ज़्यादा इससे उनके विचारों को बल मिलता है। और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, तो इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बहुत ही गंभीर थी। और युद्ध के बाद तो उसे क्या किया जाता है कि उस पर जो संधि थोपी जाती है, जबरन अपमानजनित जो संधि थोपी जाती है, उसमें उसको स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ता है। तो इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार होते हैं वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके जो स्वर्ण भंडार थे वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में थे। तो वो क्या करता है, जर्मनी जो है कर्ज चुकाने से मना कर देता है। इसके जवाब में जो फ्रांसीसी होते हैं, फ्रांस गवर्नमेंट जो होती है, उसने क्या किया कि जर्मनी का जो मेन औद्योगिक इलाका होता है रूर, जो कि कोयला क्षेत्र है, उस पर कब्जा कर लेती है फ्रांसीसी गवर्नमेंट। ठीक है, और यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला एक इलाका था, यानी कि जो रूर था वो एक विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था और इस पर जो फ्रांसीसी होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया।
चूँकि उसके पास अब स्वर्ण भंडार जो है कम हो गया था, तो जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी जो मुद्रा थी वो मुद्रा की जो मार्क का मूल्य जो है तेज़ी से गिरने लगा। अप्रैल में क्या होता, अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत के बराबर क्या था, ये एक अमेरिकी डॉलर की कीमत के बराबर 24,000 मार्क के बराबर थी। ठीक है, तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी, 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में कितनी पहुंच जाती है, जुलाई में पहुंच जाती है 3,53,000 मार्क पहुंच जाती है, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत के बराबर होती है। ठीक है, और अगस्त में ये 46,21,000 हो जाती है और इसके बाद बढ़ती जाती है और यहाँ पे कितनी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जो मार्क का मूल्य होता है बहुत ही गिर जाता है। यहाँ पे 9,88,60,000 ये इसकी मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, यानी कि एक डॉलर दे दो और खरबों जो मार्क हैं वो यहाँ पे मिल सकते थे। इतना ज़्यादा जो जर्मनी की मुद्रा थी वो गिर रही थी, उसका मूल्य गिर रहा था। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। ठीक है, तो जब पैसे की वैल्यू गिर रही थी तो वहाँ पे जो सामान थी, यानी कि खाने पीने की चीज़ें थी, जो बेसिक नीड्स वाले जो वस्तुएं थी, उनकी जो कीमतें थी बहुत हाई फाई थी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों ने पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा, यानी कि इस तरीके से जो लोग वहाँ के पेंटर थे या फिर जो राइटर वगैरह थे वो इस तरीके से रेखा चित्रों में दिखाने लगे सिचुएशन वहाँ की। और जर्मन समाज जो है था वो दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया था उस टाइम पे। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है, और जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। तो अति मुद्रास्फीति का नाम कब दिया जाता है, तो जब जो मुद्रा होती है उसकी कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। ठीक है, तो अमेरिका ने डॉप्स योजना क्यों बनाई, जर्मनी को जो है कर्ज से बाहर निकालने के लिए कौन सी योजना बनाई, तो ये डॉप्स योजना बनाता है। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया जाता है। अब उसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आप चित्र देख सकते हैं, जो रात में सोने के लिए कतार में खड़े हुए बेघर लोगों का, ये देखिए आप रेखा चित्र यहाँ पे इस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो ये जो अमेरिका है ये डॉप्स योजना इसने बनाई, और इस योजना में क्या किया कि जर्मनी के जो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए दूसरा रास्ता निकाला और हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं मंदी के साल। तो ये मंदी के साल, अब यहाँ पे जो 1924 से लेकर 1928 तक का जो टाइम रहता है, समय रहता है, वो जर्मनी में कुछ स्थिरता रहती है वहाँ पे। ठीक है, 1924 से 1928 तक, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। यानी कि ये जो सुधार हो रहा था जर्मनी में, तो उसमें जो निवेश किया जा रहा था या फिर जो औद्योगिक गतिविधियां जो चल रही थी, जो जिसमें सुधार किए गए थे, वो अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक जो ऋण था उस पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये एक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक शेयर बाज़ार होता है, तो ये भी वहाँ पे 1929 में ये भी
धराशायी हो जाता है, तो इससे जर्मनी को जो मदद मिल रही होती है वो भी रातों रात बंद हो जाती है। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगते हैं। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे कीमतों में गिरावट आ रही थी, तो जो लोग थे तो वो अपने शेयरों को बेच रहे थे बहुत ही जल्दबाजी में, ठीक है। और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह जाती है। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत ख़राब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर जो था वो दुनिया भर में महसूस किया जाता है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे जो है, जो अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई पड़ता है। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव कब पड़ता है? जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मंदी आती है, क्योंकि जर्मनी जो था ये अमेरिका के कर्ज पे ही अपने को सुधार रहा था और अमेरिका की भी हालत बहुत ही डामाडोल हो गई थी। तो इससे जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, यानी कि बुरा असर पड़ता है, वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, ठीक है। और 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया था। मज़दूर या तो बेरोज़गार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे, यानी कि जो लेबर या तो फिर उनको काम ही नहीं मिल रहा था, बेरोज़गार की हालत में थे, और या फिर जिनको काम मिल भी रहा था तो उनका वेतन काफ़ी कम था। बेरोज़गारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं यानी कि कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। यानी कि इस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन थी कि लोग अपने गले में तख्ती पर लिख के ये लटकाए खड़े रहते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। इस तरीके से विकट समस्या वहाँ पे ग्रसित थी, बहुत ही आर्थिक समस्या थी। बेरोज़गार जो नौजवान थे या तो ताश खेलते पाए जाते थे या फिर नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, यानी कि जब कोई काम नहीं था तो कुछ तो ऐसे उल्टा सीधा करेंगे ही, या फिर रोज़गार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन थी। जैसे जैसे रोज़गार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। ये कहा भी जाता है जैसे कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। इस तरीके का वहाँ पे आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग जो था, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप होने से यानी कि जो कारोबार थे वो भी ठप हो जाने से छोटे मोटे जो व्यवसायी थे, स्वरोजगार में लगे लोग थे, खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज की इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यहीं ढरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोज़गार ही ना रह जाए। यानी कि सभी को ये डर सताने लगता है कि अगर इसी तरीके की ये सिचुएशन बनी रहेगी तो या तो फिर उनके पास जो है या तो फिर वो मज़दूर बनकर ही रह जाएंगे, और या फिर उनको मतलब जो है कोई भी रोज़गार नहीं मिल पाएगा। तो अब सिर्फ संगठित मज़दूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। लेकिन बेरोज़गारों की बढ़ती फ़ौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी वहाँ की। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे।
खाने के लिए भी रोटी नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। तो जो वहाँ पे वाइमर गणराज्य बनाया गया था उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थीं जिसकी वजह से जो गणराज्य था कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। तो इनमें से एक कमी क्या थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था और हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। ठीक है, तो दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या ये थी कि अनुच्छेद 48 की वजह से थी। तो इसमें क्या था, इसमें जो है राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के अधिकार दिए गए थे। और अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं थी। और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि नागरिकों के अधिकार रद्द किए जाते हैं, आपातकाल लगाया जाता है और जो अध्यादेश होते हैं वो जारी करके शासन चलाया जाता है। ठीक है, और इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो जो ये यहाँ पे अभी हमने देखा था सर्वहाराकरण। ठीक है, सर्वहाराकरण के बारे में। तो यहाँ पे सर्वहाराकरण जो होता है, सर्वहाराकरण का अर्थ ये होता है कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना। ठीक है, तो ये सर्वहाराकरण का अर्थ होता है। ये नेक्स्ट हम हिटलर का उदय कल नेक्स्ट वाले उसमें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।